अच्छा, तो पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट यानी डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि और हमारे पास कौन सी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था कि देखें, डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है यानी जो अपना साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, दैट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, गवर्नमेंट वांट्स टू अवॉइड दैट, या जब भी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आती है तो गवर्नमेंट फिर ऐसी पॉलिसीज लेकर आती है जिसकी वजह से या जिसके तहत हम उन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट से जो डिजास्टर्स इफेक्ट आएगा उसको हम रिड्यूस करें। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट यानी डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट इज अ साइन ऑफ अ रिसेशन। ठीक है, रिसेशन के अंदर ही आती है, और जितना रिसेशन वर्स्ट होता है उतनी हाई एक्सटेंट से हमारे पास डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट आती है। दूसरा, मैं आपको यह भी बता चलूं कि रिसेशन जितना डीप होता चला जाता है, रिसेशन जितना डीप होता चला जाता है या जितना आगे बढ़ता चला जाता है, तो वर्स्ट फॉर्म ऑफ रिसेशन को हम कहते हैं स्लंप, यानी हम उसको डिप्रेशन भी कह सकते हैं। सो रिसेशन एज इट बिकम्स डीपर एंड डीपर विद टाइम, it may convert itself into a depression, or you can say it may convert itself into a slump. Yani it is the lowest point, or sorry, yani you can say it is the highest point of recession. A depression or a slump is the highest form of, or the worst form or the deepest form of a recession. जब तुम evaluate करोगे या जब तुम ये कहते हो कि recession आ रहा है, तो इवैल्यूएशन में ये जरूर लिखकर आना, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट और द रेट ऑफ रिसेशन। अगर आपका एक्सटेंट ऑफ रिसेशन यानी अभी रिसेशन स्टार्ट हुआ है और गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज लाकर रिसेशन को रेगुलेट कर ले, कंट्रोल में ले आए अपने, तो फिर ये इतना बड़ा आगे जाके लॉन्ग रन में प्रॉब्लम नहीं बनेगा। लेकिन अगर रिसेशन हमारा बढ़ता चला जाए एंड इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू अ डिप्रेशन और अ स्लम्प, दैट इज वेयर द इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ द रिसेशन विल बी वर्स्ट, with huge amounts of cyclical and demand deficit unemployment and a really negative consequence in your GDP, in your incomes and your tax revenues. So make sure that when you are answering your question, the evaluation part जो कि मैं तुम्हें अभी बताया है डिस्कस के क्वेश्चन में, ये बात जरूर मेंशन करना, not just about what cyclical unemployment is and what recession is. Make sure that you mention this also. ठीक है, अब आ जाते हैं किसके ऊपर, अब हम आ जाते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। देखिए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो कि आती है ड्यू टू सीजनल चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड। बहुत सारी एग्रीगेट डिमांड, देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड दैट इज सीजनल इन द इकोनॉमी। मिसाल के तौर पे टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर ऐसा होता है, एग्रीकल्चरल गुड्स के अंदर ऐसा होता है कि ड्यूरिंग फॉर एग्जांपल समर सीजन्स के अंदर या समर हॉलीडेज वगैरह में, समर सीजन्स के अंदर टूरिस्ट इंडस्ट्री की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब टूरिज्म की डिमांड समर हॉलीडेज के अंदर बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है, ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड राइजेस, लोग जो है वो घूमने जा रहे होते हैं, होटल्स की डिमांड बढ़ जाती है, वहां अपना अकोमोडेशन की, टूरिज्म की, ठीक है, घूमने फिरने की जो जगहें हैं वहां पे उनकी डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा एयरप्लेन के टिकट्स महंगे हो जाते हैं ड्यूरिंग हॉलीडे सीजन, क्योंकि वहां पे जो है वो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी डिमांड होती है दैट इज सीजनल। अच्छा, तो जब सीजनल डिमांड होती है तो फिर उन इंडस्ट्रीज जहां पे सीजनल डिमांड होती है वहां पे एम्प्लॉयमेंट उन सीजन्स में बहुत ज्यादा होती है, और जब उन इंडस्ट्रीज का सीजन खत्म हो जाता है, जब उनकी डिमांड नहीं होती, ड्यूरिंग टाइम्स एंड मंथ्स जब उनकी डिमांड नहीं होती, तो वो जो सीजनल वर्कर्स होते हैं, जो टूरिज्म इंडस्ट्री में जो टूरिस्ट वर्कर्स होते हैं, वो विदाउट जॉब्स होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे टूरिस्ट गाइड्स होते हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे जो टूरिस्ट गाइड्स होते हैं उनकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है, उनके पास सबसे ज्यादा काम होता है, उनके पास सबसे ज्यादा जॉब होती है, कब, जब वहां पे टूरिस्ट विजिट करते हैं ड्यूरिंग समर हॉलीडेज। ठीक है, लेकिन उसी तरह बहुत सारे हमने होटल्स देखे हैं जो साला साल खाली पड़े रहते हैं, वहां पे सिर्फ ऑफिस वर्कर्स या ऑफिस के लोग आके अपनी मीटिंग्स वगैरह के लिए ठहरे हुए होते हैं, वरना वो पूरा साल जो है वो अपना होटल्स जो है वो खाली पड़े होते हैं। लेकिन जब समर हॉलीडेज वगैरह आती हैं तो जो आपको बुकिंग नहीं मिल रही होती है, ठीक है ना, आपको प्लेन की बुकिंग मिल रही होती है, ना ट्रेन की बुकिंग मिल रही होती है, ठीक है, और फेयर्स भी बहुत हाई होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये वाली जो इंडस्ट्री है जिसकी डिमांड सीजनल होगी, उसके अंदर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आएगी ड्यूरिंग टाइम्स जब उसकी डिमांड नहीं होगी, तो उन वर्कर्स की फिर हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सो वर्कर्स विल बी विदाउट जॉब्स। तो वो वाला जो फेज है उसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, पीपल आर विदाउट जॉब्स, क्योंकि उस इंडस्ट्री में, उस प्रोफेशन में, उस ऑक्यूपेशन की उस पर्टिकुलर मंथ्स में डिमांड नहीं है। लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बल्कि ये कोई मसला ही नहीं है। मसला कह सकते हैं कि भाई उनकी इनकम्स अफेक्टेड है, उनके घर कैसे चलेंगे, पॉवर्टी हिट होगी, ठीक है, लेकिन ये कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज नॉट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसके ऊपर ओ माय गॉड सारे इकोनॉमिस्ट बैठे कि भाई अब मुल्क में कोई, जैसे ये नहीं है कोई रिसेशन आ रहा है,
भाई अब नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ही ऐसा है, आप जिस ऑक्यूपेशन का हिस्सा है उसका नेचर ही ऐसा है कि भाई वहां की डिमांड सीजनल है। अब कुछ नहीं कर सकते आप कुछ नहीं कर सकते, या तो आप जो है वो अपने आप को रीएलोकेट करें इनटू अनदर सेक्टर या अदर ऑक्यूपेशन। जब आपके पास आपकी जो डिमांड है जो जिस ऑक्यूपेशन की सीजनल है, तो आप किसी और ऑक्यूपेशन का पार्ट बन जाए जब उसकी डिमांड हो उन मंथ्स में जब आप अनएम्प्लॉयड हैं, जिस इंडस्ट्री की डिमांड सीजनल है। ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप को एलोकेट, अपने में भी फ्लेक्सिबल होकर अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके या अपनी स्किल्स को डाइवर्सिफाई करके आप 2-3 डिफरेंट ऑक्यूपेशंस जहां पे डिमांड जो है वो थ्रू आउट चल रही होती है पूरा साल, आप वहां पे जॉब कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि दिस इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो एग्जाम में सवाल क्या आएगा? एग्जाम में सवाल आएगा डिस्कस वेदर अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलवेज हार्मफुल। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि हाँ, आप बोलोगे ठीक है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हार्मफुल है, लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल है तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, ये इतनी बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट शुड थिंक कि भाई इस मैटर को हम कैसे डील करें। ऑल्दो इट इज अ प्रॉब्लम, नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और इसका वी कांट अवॉइड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, you can avoid demand deficit unemployment, you can avoid cyclical unemployment by boosting your aggregate demand. The government is going to boost aggregate demand, the government is going to pump aggregate demand, it is going to increase aggregate demand by coming up with policies जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यह बात आपको पता होनी चाहिए, गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएगी थ्रू इट्स पॉलिसीज, ताकि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सके, ताकि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट किया जा सके। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो यहां लिख इसी तरह हमने देखा एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी होता है, ठीक है ना। एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर डिफरेंट हमारे पास फ्रूट्स होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है। तो जो लोग हायर हुए होंगे उन क्या कहते हैं उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए जो हमने पार्ट टाइम वर्कर्स हायर किए होंगे, वो हमने उस सीजन में उस पर्टिकुलर उसमें टाइम पीरियड में हायर किए होंगे। जब उनका सीजन नहीं है तो उन वर्कर्स की भी हमें फिर जरूरत नहीं है। सही है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमने क्या बोला? नॉट अ बिग इशू, इट्स नॉट अ बिग इशू, ठीक है जी, समझ में आ गई। दूसरी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि ये वाली अनएम्प्लॉयमेंट भी इतना बड़ा मसला नहीं है, वो कौन सी है? वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, भाई फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जो इकोनॉमी के अंदर आती है जब एक वर्कर जो है अपनी जॉब छोड़कर एक बेहतर जॉब की तलाश में होता है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई क्विट माई एग्जिस्टिंग जॉब एंड if I am in search of a better job, if I quit my existing job and if I am in search of a better job, so for that short span of time I will be unemployed, I will be without job, I will be jobless। तो मेरे पास जब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जॉब नहीं होगी, क्योंकि मैं एक बेहतर जॉब की तलाश में और मैंने खुद से अपनी एग्जिस्टिंग जॉब छोड़ी है, वॉलंटरली छोड़ी है और मैं बेहतर जॉब की तलाश में हूं, उस पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे वर्कर जो होता है वो एक जॉब छोड़ के दूसरी बेहतर जॉब की तलाश में होता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये अनएम्प्लॉयमेंट भी इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड है। तो स्टूडेंट ने मिसाल दी कि फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जो पीएसएल हो रहा है, आईपीएल हो रहा है, ठीक है ना, या जो क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं पर्टिकुलर सीजन के अंदर होते हैं, स्पेशली पीएसएल और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ठीक है ना, जो बड़ी लीग्स होती हैं, इनके अंदर जो आप पार्ट टाइम वर्कर्स हायर करेंगे इसकी मैनेजमेंट के लिए, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो इसमें जितना भी स्टाफ हायर होगा नीचे से लेकर ऊपर तक वो भी सीजनल होगा। सो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इनके पास जॉब होगी। वंस वो सीजन खत्म हो जाएगा, वो स्पोर्ट्स का सीजन खत्म हो जाएगा, वो लीग खत्म हो जाएगी, मे बी चैंपियंस लीग खत्म हो जाएगी, प्रीमियर लीग खत्म हो जाएगी, मे बी वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, मे बी ओलंपिक्स खत्म हो जाएंगे, तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर भी सीजनल जो चेंज आएगा उससे फिर आपकी लोगों की जॉब्स अफेक्ट होंगी। सही है ना। सो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए भी वो अनएम्प्लॉयड होंगे। वंस द सीजन एंड, वंस द टूर्नामेंट एंड, वंस द स्पोर्ट्स लीग्स एंड्स, तो ऑब्वियसली वो भी आपको कह सकते हैं, क्योंकि देखें ये इतनी बड़ी स्पोर्ट्स लीग्स जो होती हैं, ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं वो पार्ट टाइम हायर हुए होते हैं उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट्स के लिए। तो वंस वो चीजें जब एंड हो जाती हैं तो ऑब्वियसली फिर आपके पास जॉब नहीं होगी, दैट वी ऑल नो, ठीक है। तो वो वाली अनएम्प्लॉयमेंट भी आप एग्जांपल दे सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर के सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। लेकिन देखो बात पता है क्या है, बच्चे प्रॉब्लम एग्जामिनर को होती है कि बच्चा लिखकर आ जाएगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है।
भाई जब आप कोई चीज, मैं फिर बार बार एक बात कहता हूं, स्टेट, ये तुमने स्टेट किया है, मिसाल के तौर पर नायाब लिखकर आती है पेपर में कि सर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू चेंज इन डिमांड ड्यू टू सीजनल वेरिएशन, ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, कह दिया, समझाया नहीं, समझाया नहीं। समझाएंगे किसके थ्रू साकिब? एग्जाम्पल, इवैल्यूएशन, एग्जाम्पल के थ्रू अपनी बात को डेवलप करें। एक्सप्लेनेशन इज समथिंग एल्स, इवैल्यूएशन इज समथिंग एल्स। You will explain it by giving an example. Maybe you give the example of construction industry, उसकी भी seasonal demand होती है. Maybe you give the example of tourism, उसकी भी seasonal demand होती है. Sports की जैसे इन्होंने कहा कि particular कोई Champions League चल रही है, sports tournament चल रहा है, उसकी भी seasonal demand है. For example आपने देखा होगा टेनिस टूर्नामेंट्स के अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रास वगैरह जो हायर हुए होते हैं, जो साइड में बच्चे वगैरह खड़े हुए होते हैं, इंटर्नीज जो हायर हुए होते हैं, उनकी भी क्या होती है? सीजनल जॉब्स होती हैं, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। क्लियर हो गई बात? तो कहने का मकसद आपको ये है कि यार इसकी जो आप एग्जांपल लिखोगे, इसको आप लिखोगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्लासिफाई करोगे, बट अगेन द मेन थिंग इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन, कि तुम डेफिनेशन खाली लिखकर नहीं है, उसको समझाओ भी थ्रू एन एग्जांपल। दिस इज व्हाट योर एग्जामिनर वांट्स। तो बात चल रही थी कि जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है ना, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है अमन, कि मिसाल के तौर पे अमन जॉब कर रहा है, अमन जॉब कर रहा है, अमन की 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी है, अमन कहता है मैं 1.5-2 लाख रुपए से बियॉन्ड हूं। तो अब क्या सीन होगा? अब अमन बोलेगा यार अब मैं बेहतर जॉब ढूंढूंगा। तो अमन ने बोला मेरी बस हो गई है, बॉस को रेजिग्नेशन दिया, बाहर आ गया, अब वो कहा 1 हफ्ता में आराम से चिल करूंगा, फिर जॉब ढूंढना शुरू करूंगा। तो ही हैज फिगर्ड इट आउट। लेकिन वो 1-2 हफ्ते या 1 महीने के लिए जो अनएम्प्लॉयड रहोगे तुम, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड। यू विल बी, और तुमने खुद जॉब छोड़ी है, वॉलंटरली छोड़ी है, तुम्हें किसी ने निकाला नहीं है, सही है ना? You are here in search of a better job. लेकिन बात ये है, अब देखो इधर एक और, अब एक जो समझदार बच्चा होगा ना, क्योंकि वो समझदार होगा और वो इकोनॉमिक्स को सही से पढ़ेगा, वो क्या बोलेगा? कोई मुझे बता सकता है, आप जो लोग गूगल मीट पे बैठे हुए हैं, कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कितना जल्दी कम होगा? कितना जल्दी कम होगा? जितनी ज्यादा मार्केट में नंबर 1 जॉब्स अवेलेबल होंगी, अगर आपके मुल्क की इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, इन्वेस्टमेंट्स है, मल्टीनेशनल इन्वेस्ट करिए, जॉब्स अवेलेबल हैं अगर, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होगा, नंबर 1। नंबर 2, द हायर ऑक्यूपेशनली मोबाइल यू आर। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी अगर ज्यादा है, क्या होती है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी? एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कितनी आसानी से स्विच कर सकते हैं अगर उसकी स्किल्स है तुम्हारे पास। मिसाल के तौर पे साकिब जो है वो एक जॉब से, साकिब लेट सपोज एबीसी स्कूल में पढ़ा रहा है, एबीसी स्कूल, और मे बी डीईएफ स्कूल इज वेरी एडवांस्ड, हाईली एडवांस्ड। सो साकिब इज नॉट एबल टू ज्वाइन डीईएफ स्कूल बिकॉज द डीईएफ स्कूल इज हाईली एडवांस्ड एंड इसके पास वो स्किल्स नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी। अगर इसके पास स्किल सेट, एजुकेशन, ट्रेनिंग नहीं है उस पर्टिकुलर जॉब में जाने के लिए, इसका मतलब है कि वो इमोबाइल है, ऑक्यूपेशनली इमोबाइल है। तो कल को अगर तुम जॉब छोड़ भी देते हो, तुम फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड हो जाओगे, तुम बेहतर जॉब ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम्हें बेहतर जॉब तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम ऑक्यूपेशनली मोबाइल नहीं होगे। तो कनेक्ट कर दो इन दोनों को आपस में और बोल दो कि भाई फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी अगर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो लेबर मार्केट का चैप्टर का आंसर तुम कर ही नहीं सकते, लेबर मार्केट बोले या अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, तुम इमोबिलिटी के बगैर आंसर ना देना बेहतर होगा। इमोबिलिटी कनेक्ट करो इससे, तो बोलो ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी मेरे भाई कम होगी तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जल्दी ओवरकम हो जाएगी। समझ में आ गई बात हम ये कर रहे थे कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। ना फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बड़ा मसला है, ना सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बड़ा मसला है। मसला कौन सा है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी हमने कल बात की थी। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कब आती है? व्हेन वर्कर्स क्विट वन जॉब इन सर्च ऑफ अ बेटर वन। अब वो बेटर मॉनेटरीली भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरीली भी हो सकता है, जो भी रीजन है, ठीक है जी। ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो टेम्पररी पीरियड के लिए तुम क्या होगे? अनएम्प्लॉयड। रिमेंबर, सीजनल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर शॉर्ट लिव्ड। क्या बोलेंगे? दे आर शॉर्ट लिव्ड। वो टेम्पररी होती हैं, टेम्पररी होती हैं, सही है, ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। साकिब, इसको कहते हैं इवैल्यूएशन। कहना कि वो कोई टेंशन नहीं है,
आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट, कोई बात नहीं, शॉर्ट लिव्ड है, टेम्पररी है, मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम, आने दो, ये आएगी, यू कांट अवॉइड इट। इसको कहते हैं वैल्यूएशन। समझ में आ रही है बात? कौन सा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है वैल्यूएशन का? 3। ये बात आप समझ लें, मैं पहले ही बता चुका हूं। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 क्या है? यानी तुम्हारा एग्जामिनर स्टेट एंड एक्सप्लेन, ये पहला असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 है एनालाइज, एनालाइज करना, जिसपे 6 मार्क का सवाल आता है ना, एनालाइज। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 2 मार्क्स और 4 मार्कर्स के लिए। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 इवैल्यूएशन वाला आंसर किसका है? 8 मार्क्स का है। इवैल्यूएशन में ये डिस्कस करके आएगा। इवैल्यूएशन के अंदर तुमने स्टेट और एक्सप्लेन भी करना है, उसको फिर एनालाइज भी करना है और एंड में उसको इवैल्यूएट भी करना है। क्या मतलब? मैं बताता हूं, अब तुम्हें समझाता हूं। एग्जाम में सवाल आता है, डिस्कस वेदर अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलवेज हार्मफुल, डिस्कस वेदर अनएम्प्लॉयमेंट विल हैव अ सीरियस इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, डिस्कस वेदर अनएम्प्लॉयमेंट हैज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द इकोनॉमी। तुमने बोला अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, तुमने फिर बोला ये इन तरह की मे बी अनएम्प्लॉयमेंट्स होती है, फिर तुमने बोला अनएम्प्लॉयमेंट को तुमने शुरू से लेकर एंड तक सारे डिसएडवांटेजेस दे दिए। तुमने कहां तक कवर किया है पता है? असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 तुमने अच्छी तरह पूरा कवर कर लिया, ये तुमने कवर नहीं किया। यहां इसको कवर करने के लिए तुमने 2 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, तुमने बताना है कि अनएम्प्लॉयमेंट कब नुकसानदेह नहीं है और क्यों नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, तुमने ये बताना है कि अगर तुम ऊपर ये कहकर आए हो कि अनएम्प्लॉयमेंट नुकसानदेह है, तो फिर एग्जामिनर को तुम ये भी बताओगे कि भाई रुक जाओ, स्ट्रक्चर अपना सीजनल और फ्रिक्शनल नुकसानदेह नहीं है, इसको कहते हैं वैल्यूएशन। वो नुकसानदेह नहीं है, क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट लिव्ड है, ये दूसरी वैल्यूएशन। तीसरी वैल्यूएशन तुमने की, जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी उतना बड़ा नुकसान होगा। मिसाल के तौर पे तुम कहकर आए हो ऊपर कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वेरी हार्मफुल। इवैल्यूएशन में तुम बोलोगे कि भाई अगर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रिसेशन में आ रही थी और अगर गवर्नमेंट रिसेशन टाइमली बेसिस पे कंट्रोल कर ले, इंटरवेंशन के थ्रू कंट्रोल में ले आए, मे बी सेंट्रल बैंक ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करे, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करे। हालांकि पॉलिसीज का चैप्टर हमारा बाद में कवर होगा, लेकिन एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि गवर्नमेंट जो है वो रिसेशन को कम करने के लिए क्या कर सकती है? डिमांड बढ़ाएगी। डिमांड कैसे बढ़ाएगी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ाने की कोशिश करे, ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जिससे डिमांड बढ़ेगी। अगेन दैट इज अनदर चैप्टर दैट वी विल डिस्कस लेटर। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद यह है कि तुम इवैल्यूएट करते हुए ये बोलोगे कि ऊपर तुम बोल के आ गए हो कि भाई, ऊपर तुम बोल के आ गए हो कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एक मसला है, नीचे तुम इवैल्यूएशन में बोल रहे हो कि मसला है मगर अगर टाइमली बेसिस पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो गई अगर, तो फिर ये प्रॉब्लम काफी हद तक रिड्यूस की जा, मसला तो है, काफी हद तक रिड्यूस की जा सकती है। सो इवैल्यूएशन इज एन एंटायरली सेपरेट स्किल दैट यू नीड टू लर्न। एनालाइज मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड दोनों। एनालाइज में तुम्हें दूसरी साइड नहीं देनी। तुमने अगर तुम्हें ये कहते हैं कि एनालाइज द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो तुम सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट एक्सप्लेन करोगे, इधर तुम दूसरी साइड नहीं दोगे। ये तुम नहीं बताओगे अनएम्प्लॉयमेंट का मे बी अगर तुम्हें लगता है कोई फायदा हो सकता है या किसी पॉइंट पे तुम्हें लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्ट टर्म है या इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट हम लेटर लेकर आ सकते हैं, सही है, टेम्पररी है वो अनएम्प्लॉयमेंट, लेट सपोज अगर तुम एग्जाम में लिख रहे हो, तो यहां तुम ये एनालाइज में कवर नहीं करोगे। मिसाल के तौर पे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल तेजी से ऊपर जा रहा है साकिब, एग्रीगेट डिमांड शूट अप कर गई है, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? एग्रीगेट डिमांड को, इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई है ना ज्यादा, महंगाई तेजी से बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर। सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेंट्रल बैंक बोलेगा हमें तो भाई इन्फ्लेशन कम करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी, फौरन से कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऊपर जाएगा। कंज्यूमर्स जो घरों के लिए लोन ले रहे थे, गाड़ियों के लिए लोन ले रहे थे, बिजनेस शुरू करने के लिए लोन ले रहे थे, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऊपर जाएगी, लोन्स कम हो जाएंगे। जब लोन कम हो जाएंगे लोगों के हाथों में, तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। बिजनेसेस भी कम लोन लेंगे अपने आप को इन्वेस्ट करने के लिए, फिर क्योंकि उनके लिए भी तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गई है, तो एग्रीगेट डिमांड खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। लेकिन जब कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ेगी और जब एग्रीगेट डिमांड नीचे आएगी, तो उसके रिजल्ट में भी अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, उसके रिजल्ट में भी अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, बिकॉज द लोअर द एग्रीगेट डिमांड, firms will cut back on labor and their resources in order to maintain their profits। क्योंकि जब एग्रीगेट डिमांड गिरती है तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर गिरता है, स्पेंडिंग गिरती है, तो फर्म्स का भी एक
रिएक्शनरी रिस्पॉन्स होता है, फर्म्स रिएक्ट करते हैं, कहते हैं कि जी हमें अपनी आउटपुट गिराना पड़ेगा, प्रॉफिट्स हमें अपने बचाने मेंटेन करने, दे विल कट बैक ऑन आउटपुट। जब वो अपना आउटपुट को कट बैक करेंगे तो जाहिर है लेबर को निकालेंगे, जब वो लेबर को निकालेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। लेकिन यहां ये कह देना कि ये अनएम्प्लॉयमेंट नुकसानदेह है, ये सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट जो अभी आई है ये किसी गवर्नमेंट के एक्शन के नतीजे में है और गवर्नमेंट को वो एक्शन करना लाजमी था। इसको कहते हैं इवैल्यूएशन, कि तुम ये कह रहे हो कि भाई अगर इन्फ्लेशन को मुझे कंट्रोल करना है और अगर मुझे एग्रीगेट डिमांड गिरानी है तो मुझे लाजमी तौर पे एडी नीचे लाना पड़ेगा और उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी, जो कि हम चाहते भी थे। उसके रिजल्ट में अगर कॉन्सिक्वेंस में अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है तो ये अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये आएगी और हमें इसको फेस करना पड़ेगा। तो इवैल्यूएशन में लिखकर आएंगे कि दैट इज नॉट अ वेरी बिग इशू, बिकॉज राइट नाउ द करंट ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द करंट ऑब्जेक्टिव आयशा? द करंट ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन रेट। All of this that I have said right now in the previous 3 to 4 minutes is covered under evaluation, which is the worst and the most not properly answered part in economics. Is it clear? इन्फ्लेशन में तो एग्रीगेट डिमांड कम होनी चाहिए, कम होगी। इन्फ्लेशन में तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है ना, महंगाई क्यों आती है? क्योंकि लोगों के हाथ में इतना पैसा। हाँ, तो अगेन एक बात, एग्जाम में क्या लिखेंगे कि ये शॉर्ट लिव्ड है, टेम्पररी है। दूसरी चीज ये बात याद रखना, अनएम्प्लॉयमेंट कैन नेवर बी जीरो। अनएम्प्लॉयमेंट कैन नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकती अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे हो सकती है 0%? हो ही नहीं सकती। वाई? अगेन ये किसकी बात है? इवैल्यूएशन। क्या लिखेंगे इवैल्यूएशन में? अनएम्प्लॉयमेंट जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि फ्रिक्शनल और सीजनल हमेशा इकोनॉमी में परसिस्ट करेगी। लोग जॉब छोड़ के दूसरी जॉब नहीं ढूंढेंगे। क्या टूरिज्म सेक्टर में समर हॉलीडेज के अलावा के सारा साल होटल्स भरे रहते हैं? टूरिस्ट सेक्टर का सारा साल जो है वो छुट्टियों पर जाके एंजॉय करते हैं। जी, एग्रीकल्चर के अंदर होती है। कुछ सीजन्स होते हैं, मैंने डिस्कस किया, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के सीजनल होते हैं वो, ठीक है। उसके लिए जो लोग एम्प्लॉय होते हैं उस पर्टिकुलर सीजन में होते हैं, फिर क्या करते हैं? वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। सही, इसी तरीके से हमने देखा है हमारे 14 अगस्त के अंदर जो झंडे लगाते हैं बाहर, जो उनके भी एक पूरे साल में एक सीजन आता है, उसकी सेल होती है। इसी तरह हमारा जो एक पाकिस्तानी इसका जो हमारा इस्लामिक कल्चर जो है जिसके अंदर हम वो करते हैं, कुर्बानी करते हैं, इनका भी साल में सीजन आता है, उसमें वो पूरे साल के लिए कमाते हैं। यूं खाते भी तो हैं मीट, तो कैसे मतलब मीट खाते भी तो हैं, तो उनकी सेल तो होती होगी ना बकरों। हाँ, लेकिन उस रेट से तो नहीं होती ना जिस रेट से, नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि वो जो अपना उसकी ब्रीडिंग करते हैं, गोट्स वगैरह की ब्रीडिंग वगैरह के लिए जो करते हैं फॉर द जो हमारा इसका ईद उल अजहा की जो कुर्बानी का कांग्रेगेशन होता है उसके लिए, कांग्रेगेशन बोलेंगे ना। अनएम्प्लॉयमेंट क्या लिखेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो। अनएम्प्लॉयमेंट कैन नेवर बी जीरो, जीरो नहीं हो सकती। वाई? क्या लिखेंगे? बिकॉज सीजनल एंड फ्रिक्शनल will always persist. Yeah.